दीप्ति होरो पेशे से एक वकील है जिन्होंने 2018 में एक आरटीआई दाखिल करके सरकार से यह जानने की कोशिश की कि झारखंड में कितने आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं। जानते हैं जवाब क्या आया? जवाब आया कि राज्य के 86 लाख आदिवासियों में से 32 लाख आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये सुनकर बहुत सारे सरकारी आदिवासी भाइयों को विश्वास ही नहीं होगा और कमेंट बॉक्स पर गालियों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए और फिर आपको लगे कि मैं कुछ बकवास या गलत बात कर रहा हूँ तो बेशक कमेंट बॉक्स को अपने विचारों से भर सकते हैं। जोहार। देखिए, हमें सबसे पहले आरटीआई क्या है ये समझना होगा, तभी हम क्या सही क्या गलत अच्छे से समझ पाएंगे और इसका लाभ भी उठा पाएंगे। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा कानून जो किसी भी तरह के सरकारी सूचना या सरकारी पद पर बैठे राजनेताओं एवं अफसरों की शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी मांगने की शक्ति साधारण जनता को प्रदान करता है। मान लीजिए कि आपको जानना है कि झारखंड राज्य के कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, या हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन कितने पढ़े लिखे हैं, या फिर भारत के कितने लोगों की कोरोना महामारी के समय मृत्यु हो गई है। ऐसे कई जानकारी एक आरटीआई के द्वारा हमारे पास हमारे घर तक पहुंचा दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए हमें सिर्फ 10 रुपए ही खर्च करना पड़ेगा। कैसे मैं और आप जैसे लोग आरटीआई दाखिल कर सकते हैं, यह जानकारी बीबीसी के इस वीडियो में अच्छे से दी गई है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ जब एक आरटीआई ने पूरे कांग्रेस को डुबा दिया और मोदी सरकार को तो हिला के रखा। पहले आप कैसे आरटीआई लिखेंगे ये देखिए। ऑनलाइन आरटीआई डालने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे rtionline.gov.in पर। यहाँ आपको 21 दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें पहले अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर बॉक्स को टिक करके सबमिट रिक्वेस्ट क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको ये चुनना होगा कि आप किस मंत्रालय, विभाग या शीर्ष संस्थान में आरटीआई डालना चाहते हैं। इसके बाद आपको अपने बारे में पूछी गई जानकारियों को फॉर्म में भरना होगा। इसी फॉर्म में आप एक बड़ा बॉक्स देखेंगे जहां आपको 3000 कैरेक्टर्स में लिखना होगा कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। संबंधित मंत्रालय, विभाग या संस्थान से आप जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं उन्हें संबोधित करते हुए अपने सवाल छोटे और स्पष्ट लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपको फीस के लिए पूछा जाएगा जो आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑफ मास्टर या वीजा या रुपे कार्ड से पे कर सकती हैं, जो सामान्य तौर पर 10 से 100 रुपए तक हो सकती है। लेकिन अगर आप ये जानकारी किसी दस्तावेज या वीडियो में मंगवाती हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा रुपए देने होंगे, जिसकी जानकारी आपको संबंधित विभाग भेजेगा। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। बस इसके लिए आपको अपने बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड फोटो स्टेट करके यहाँ अपलोड करना होगा। फीस भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अगर ना आए तो 24 से 48 घंटे रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अगर तब भी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है तो help@rti-dop@nic.in पर अपनी ट्रांजैक्शंस को मेल करना होगा। आपको यहाँ ये ख्याल रखना है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपनी निजी जानकारी देने वाले पहचान पत्र ना दें। नीचे एक सिक्योरिटी नंबर देकर आपको लिखना होगा। 30 दिनों के भीतर आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाने चाहिए। वहीं अगर 30 दिन के बाद भी आपका जवाब नहीं आता तो rtionline.gov.in पर ही फर्स्ट अपील फॉर्म भरकर दायर कर सकती हैं। और याद रखिए कि इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। अब अगर आप ऑफलाइन आरटीआई दायर करना चाहती हैं तो आपको एक कागज पर जिस भी संबंधित मंत्रालय, विभाग या सर्वोच्च संस्थान में आरटीआई फाइल करना चाहती हैं उसी विभाग के सूचना अधिकारी को लिखना होगा। सब्जेक्ट में लिखना होगा सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित। इसके बाद अपना नाम लिखेंगी और बताएंगी कि आप अपना जवाब कैसे चाहती हैं, लिखित में, ऑडियो में, वीडियो में, हार्ड कॉपी चाहती हैं या ईमेल के जरिए चाहती हैं। इसके बाद आप अपने सवाल लिख देंगी जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ आप फीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर, चेक या डिमांड ड्राफ्ट या डीडी के जरिए पे कर सकती हैं, जो आपको एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। और अगर बीपीएल है तो बीपीएल धारक होने का प्रूफ की फोटोकॉपी अपनी एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। और याद रखिए, अपनी एप्लीकेशन की फोटोकॉपी करके अपने पास जरूर रख लें। लिफाफे पर आप लिखेंगी सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत आरटीआई और नीचे संबंधित सूचना अधिकारी और उसके विभाग का एड्रेस लिखना होगा। दूसरी तरफ साफ अक्षरों में अपना नाम, पता, ईमेल और फोन नंबर लिखना होगा। इसे आप पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकती हैं या सीधे जाकर संबंधित विभाग में भी जमा कर सकती हैं।
अगर इस ऑप्शन को चुनती हैं तो संबंधित अधिकारी से स्लिप जरूर ले लें। तो लीजिए, हो गई आपकी आरटीआई दायर। अब चलिए जानते हैं कि आरटीआई ने भ्रष्टाचारियों की पोल कैसे खोली। पहला, 2011 का 2G स्कीम या टेलीकॉम सेक्टर घोटाला, जिसमें भारत सरकार को लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह आजाद भारत का पहला सबसे बड़ा घोटाला था जो घटा था 2008 में, पर जानकारी 2011 में मिली। सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा फाइल किए गए आरटीआई से हमें 2G स्कीम से जुड़े कई सबूतों का पता चला। उसके बाद विवेक गर्ग, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री आवास से 600 पेज का डॉक्यूमेंट्स मिला जो सबूतों को और पक्का कर दिया। इस घोटाले के बाद कांग्रेस को कई राज्यों में केंद्र में भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। कॉमनवेल्थ स्कीम 2010 में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले ने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की छवि दुनिया में बस एक भ्रष्टाचारी देश बना दिया। विदेशी खिलाड़ियों को रहने के लिए गंदे कमरे, धूल से भरे घर, पान गुटखा से थूका हुआ दीवार, इंसानी मल से भरा हुआ शौचालय दिया गया था, जहां बिजली पानी की भी सुविधा नहीं थी। इस घोटाले से भारत सरकार को 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, करीब 744 करोड़ रुपए जो दलितों के लिए 2005 से 2006 में खर्च करने चाहिए थे, वो राशि भी कॉमनवेल्थ घोटाले में इस्तेमाल किया गया था, जिसकी जानकारी आरटीआई से पता चली। जब पूरी जांच हुई 2014 में, तो पता चला कि इतना ही नहीं, 5,27,723 करोड़ राशि जो दलितों और आदिवासियों के लिए रखे गए थे, वो भी कॉमनवेल्थ घोटाले में इस्तेमाल किया गया था। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आरबीआई की मंजूरी के बिना नोटबंदी की घोषणा। आरटीआई एक्टिविस्ट वेंकटेश नायक द्वारा दायर किए गए एक आरटीआई से पता चला कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई से 3 घंटे बातचीत किया था नोटबंदी के बारे में, पर आरबीआई मोदी जी के नोटबंदी फैसले से सहमत नहीं था, जिसका खामियाजा हम और आप जैसे जनता को भुगतना पड़ा। वो तो कह गए कि भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। पर क्या किसी चौराहे पर वो गए? क्या कहीं उन्होंने माफी मांगी? जिस आरटीआई ने 2018 में झारखंड में खलबली मचा दी थी, चलिए उसको जानते। दीप्ति होरो पेशे से एक वकील है, जिन्होंने एक आरटीआई दाखिल किया था राज्य सरकार से कि कितने आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं। राज्य सरकार की तरफ से जवाब आया कि राज्य में आदिवासियों की कुल आबादी 86 लाख है, जिसमें से सिर्फ 40,12,622 सरना धर्म को मानते हैं, यानी कि 50% से भी कम। करीब 32 लाख आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, और यही नहीं, 13 लाख ईसाई धर्म को भी मानते हैं, और सिर्फ 25,000 ऐसे आदिवासी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। मैं नहीं मानता। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बताइए तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, या बस बताइए भारत के राष्ट्रपिता कौन है। आपका जवाब आएगा कि क्या आप बच्चों जैसा सवाल कर रहे हो मनभूम भाई। सुनिए, हम सबको गलत पता है, ना ही राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ना ही भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इन सब की जानकारी भी हमें आरटीआई द्वारा ही पता चली है। प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिग्री। आरटीआई से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुई है तो वो है बीजेपी, जिसने 2019 में आरटीआई के कुछ नियमों को ही बदल डाला, और तो और आरटीआई कमिश्नर की सीटें भी खाली रखी है। दरअसल बात यह है कि 27 अगस्त 2015 को आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां से बीजेपी के अनुसार मोदी जी ने बीए किया था, वहां से 1978 बैच के बीए में पास होने वाले सभी छात्रों के डिग्री की एक जेरॉक्स मांगी थी, पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह जानकारी देने से इनकार किया और बोला कि यह प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। तब नीरज शर्मा मुख्य आरटीआई कमिश्नर से फास्ट अपील किया, जिसकी जानकारी 21 दिसंबर 2016 यानी कि 9 महीने बाद कमिश्नर डीयू को आदेश देता है कि मोदी जी समेत सभी
1978 के छात्रों की डिग्री को सार्वजनिक करना होगा। यह सूचना के अधिकार के अंदर आता है। परंतु दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और दूसरी तरफ उस कमिश्नर को ही मोदी जी ने दूसरे जगह पहुंचा दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। वाह मोदी जी। इसी जगह आपको गलत लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में नई जानकारी मिले तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।